हेलो 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 बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सारे के सारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसका नाम है आशीष सिंह लेक्चर्स। सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये जानता हूं कि शायद उत्तर भारत के अंदर राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, ये जो रामनवमी का त्योहार है ये बहुत धूमधाम से बहुत बड़े स्तर पर बनाया जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो रामनवमी का त्योहार है ये अंदर एक जीतने की स्पिरिट को पैदा करता है। तो आप सभी लोगों को इस त्योहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं सभी बच्चों से सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को मेरी आवाज परफेक्ट सुनाई दे रही है या फिर नहीं सुनाई दे रही, और ये जो क्लास है ये परफेक्ट दिखाई दे रही है या फिर नहीं दे रही। तो सबसे पहला छोटा सा निवेदन मेरा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है, मैं यहां पर मेरे आईपैड के अंदर भी चला लेता हूं आपके कमेंट्स, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे बताएं कि आपको मेरी आवाज एकदम परफेक्ट सुनाई दे रही है, क्लास एकदम परफेक्ट दिखाई दे रही है। ये दोनों चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए, तब हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, राइट? ठीक है, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, यस। तो सबसे पहले कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे? आई होप सारे के सारे बच्चे एकदम मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी पढ़ाई लिखाई के अंदर हमारे साथ साथ व्यस्त होंगे। आप फोर्स बैच का हिस्सा हो, यहां पर आपको बोर्ड के अंदर 100 में से 100 नंबर दिलाने की तैयारी करवाई जा रही है, लेकिन नंबर बाद की बात है। पहले आपको फिजिक्स सीखनी है, फिजिक्स को उपयोग करना जानना है। अब इस रास्ते पर क्या होगा, इस रास्ते पर आप एक तो फिजिक्स को पढ़ना एंजॉय करोगे, पढ़ाई आपके लिए कोई आफत वाला काम नहीं रह जाएगा, आपके लिए इंतजार वाला काम रह जाएगा, जिसको आपको रोज इंतजार रहेगा जब भी हमारी फिजिक्स की क्लास होगी। क्योंकि आपको पता है कि यार क्लास के अंदर सब कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है, तो आपको इंतजार रहेगा। फिर आप खुद ढेर सारे न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, आपसे सवाल बनने लग जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो किसी चीज को करने में और ज्यादा मजा आने लगता है। तो हमने एक अलग रास्ता अपनाया है कि ना सिर्फ आप बच्चों को बोर्ड में 100 में से 100 नंबर दिलाए जाए, बल्कि एक भूमिका तैयार करवाई जाए, ताकि अगर आगे जाके आप जेई और नीट की तैयारी करना चाहो तो आपकी वो जो तैयारी है वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे फोर्स बैच का मकसद है। और आज हम फोर्स बैच के अंदर शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 1, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम सबसे पहले किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। लेकिन हर क्लास की तरह इस क्लास की शुरुआत भी होगी एक छोटी सी चीज के साथ में। क्या है छोटी सी चीज? आई होप आप सभी बच्चों को पता होगा। ये है हमारा स्लोगन, हैशटैग जिद कर, हैशटैग जिद कर। अब ये जो हैशटैग जिद कर है, ये हमने स्लोगन क्यों बनाया? क्योंकि रास्ता जो है वो थोड़ा सा लंबा है, काफी उतार चढ़ाव होंगे, है ना। कभी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, है ना, किसी वजह से आप क्लास मिस कर दोगे। अगर मैं मेरे स्तर पर बात करूं तो कभी मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं आप लोगों की क्लासेस वगैरह हो सकता है ना ले पाऊं। तो ऐसे समय पर जब उतार चढ़ाव वाला समय आए, इस समय पर अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए, अंदर एक जुनून होना चाहिए, जिद होनी चाहिए। और अगर आपके अंदर जिद है तो फिर आप किसी भी समस्या को पार पा सकते हो। इसलिए हमने हमारा स्लोगन बनाया है हैशटैग जिद कर। इसलिए आप सभी की सभी बच्चे सबसे पहले कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि आप लोगों को मुझसे संवाद करते रहना है क्लास के अंदर, तो कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट से हमारा स्लोगन टाइप कर दो, हैशटैग जिद कर। और सारे के सारे बच्चे अपनी कॉपी, अपना पेन और अपना दिमाग, आपको पता है ना सुभाष सर की क्लासेस को अटेंड करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, अपनी कॉपी, अपना पेन और अपना दिमाग। तो इन तीनों चीजों के साथ में तैयार हो जाओ। भले ही ये क्लास ऑनलाइन है, लेकिन आपको पूरी की पूरी क्लास के अंदर ये महसूस नहीं होगा
कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि सर आपके सामने आपको बैठकर पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको भी पूरे के पूरे फोकस के साथ में इस क्लास को देखना है, तब जाके आपको मजा आएगा, राइट। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। आई होप सारे के सारे बच्चे रेडी होंगे। यस, सारे के सारे बच्चे रेडी हैं, तैयार हो सारे के सारे बच्चे? वेरी गुड, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के टॉपिक्स। तो आज हम अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके थे, हम कूलाम बल के सदिश रूप के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम इनका उपयोग करना सीखेंगे। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। मतलब आज का जो लेक्चर है वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इसको भले ही आपको एक से ज्यादा बार देखने की जरूरत पड़े तो देखना, लेकिन ये आधारशिला बनाएगा आपको इस चैप्टर की, राइट। तो हम अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करना सीखेंगे। सीख तो लिया हमने अध्यारोपण का सिद्धांत, इसका उपयोग करना सीखेंगे। फिर हम आवेशों के संतुलन की बात करेंगे, और ये आवेशों के जब संतुलन की बात करेंगे ना, तो इसमें हम अध्यारोपण के सिद्धांत का ही उपयोग कर रहे होंगे। तो कहानी आज पूरी की पूरी अध्यारोपण के सिद्धांत के ऊपर है। फिर हम उदासीन बिंदु के बारे में बात करेंगे, एंड डेफिनेटली आज की जो क्लास है उसमें क्योंकि हम चीजों का उपयोग करना सीख रहे हैं, तो ढेर सारे सवाल होंगे, ढेर सारे उदाहरण होंगे, और उनके माध्यम से हम लोग चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, राइट। आपको यह भी पता होगा कि सर हर क्लास के अंदर पिछली क्लास को जरूर रिवाइज करवाते हैं, और क्लास की जो शुरुआत होती है वो पिछली क्लास के छोटे छोटे क्वेश्चंस के क्विज के साथ में होती है। तो इस क्लास की शुरुआत भी हम लोग एक छोटे से क्विज के साथ में करेंगे। तैयार हो आप सारे के सारे बच्चे? है ना, छोटे छोटे प्रश्न, लेकिन सारे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रह जाएंगे, ठीक है। तो ये है आज के टॉपिक्स। शुरू करते हैं आज की क्लास हमारे एक छोटे से प्यारे से क्विज के द्वारा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करेंगे। आपको कुछ ज्यादा टाइप नहीं करना, आपको ABCD टाइप करना है बस, केवल और केवल। मजा आएगा, ठीक है ना, इस गेम को खेलने में। तो सबसे पहला सवाल जो आपके सामने आ रहा है वो है, निम्नलिखित में से विमाहीन राशि कौन सी है? मैंने बताया था एक ऐसी राशि है जो कि मात्रकहीन होती है, जो कि विमाहीन होती है, जिसको हम समान भौतिक राशियों के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं। कौन सी राशि थी वो? याद करो। क्या आवेश वो राशि थी? आप बोलोगे नहीं सर, आवेश का तो मात्रक होता है कूलाम, अच्छे से याद है हमें। क्या विद्युतशीलता वो राशि थी? विद्युतशीलता के बारे में सर ने बताया था कि यार विद्युतशीलता जो होती है, हम फोर्स को ऐसे परिभाषित करते हैं, F बराबर 1/4 पाई, ये रही विद्युतशीलता माध्यम की, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यहां से जो विद्युतशीलता है, इसका जो मात्रक है वो हम कैसे निकालेंगे? विद्युतशीलता को इधर ले जाएंगे, फोर्स को नीचे ले आएंगे। तो Q1 Q2 का मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, 4 पाई का कोई मात्रक होता नहीं है, फोर्स नीचे आ गया तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये R स्क्वायर का मतलब है मीटर स्क्वायर। तो हमने देखा कि विद्युतशीलता जो है इसका भी मात्रक होता है, यानी कि इसकी विमाएं भी होंगी। अब हमारा पूरा का पूरा शक चला गया परावैद्युतांक के ऊपर। तब याद आया कि यार वाकई जो परावैद्युतांक होता है उसको हम कैसे परिभाषित करते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, या फिर निर्वात में लगने वाला बल बटे माध्यम में लगने वाला बल। समान भौतिक राशियों के रूप में अपन इसको परिभाषित कर रहे हैं, इसका मतलब ये मात्रक विहीन और विमा विहीन राशि होगी। तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आया सब बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न जो था वो हमें अब इस चीज को परमानेंटली याद करवा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात की विद्युतशीलता होती कितनी है? ये वैल्यू भी आपको याद रहनी चाहिए। अब कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, विद्युतशीलता और परावैद्युतांक इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। विद्युतशीलता अलग है। जैसे आपको याद होना चाहिए कि जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये होता है इसका मान। कई बच्चे क्या करेंगे, विद्युतशीलता और परावैद्युतांक में कंफ्यूज हो जाएंगे और वन आंसर लिख के आ जाएंगे।
कई बच्चे जो ऊपर ऊपर से पढ़ाई करते हैं उनको वैसे तो याद आ जाता, लेकिन जब वो इन दोनों ऑप्शन को देखेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, यार -12 था या +12 था। इसलिए मैं बोलता हूं कि किसी भी लेक्चर को आपको ऊपर ऊपर से नहीं देखना चाहिए, अच्छे से पूरे फोकस के साथ में देखना चाहिए। इनफैक्ट एक से ज्यादा बार देख सको तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार देखो साथ में लाइव और एक बार फास्ट फॉरवर्ड मोड में, 2 बार आपको लेक्चर देखना चाहिए, ठीक है ना। तब जाके ऑनलाइन स्टडी जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 8.85 इंटू 10⁻12 ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। छोटे छोटे प्रश्न, लेकिन हर प्रश्न जो है वो आपको एक एक इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर के अंदर जो हमने इकट्ठी करी है उसको याद करवाने का काम कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु की विद्युतशीलता कितनी होती है? मैंने आपको बताया था धातु की जो विद्युतशीलता होती है उसका मान सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। धातु मतलब चालक, और कितना होता है सर्वाधिक? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? अनंत। तो हमें याद रखना है कि धातु की विद्युतशीलता का मान होता है ऑप्शन सी, अनंत। आ रहा है सब बच्चों को? छोटे छोटे सवाल सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा? बताओ फटाफट से। एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, एक एक चीज। धातु की विद्युतशीलता अनंत होती है, राइट। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन, इसका जवाब देना आप सब लोग। निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है? मैं चाहूंगा हर एक बच्चा जवाब दे, हर एक बच्चा यहां पर रिप्लाई करे। निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है? बहुत जरूरी है। अभी अभी हमने परावैद्युतांक को परिभाषित किया था, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी अभी किया था हमने इसको परिभाषित, राइट। और अब हम जिस माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करना चाहते हैं वो खुद भी निर्वात है, खुद भी निर्वात है। तो निर्वात के लिए एप्सिलॉन की जगह भी क्या रख देंगे अपन? एप्सिलॉन नॉट रख देंगे। और नीचे भी क्या रखा हुआ है? नीचे भी रखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट। तो निर्वात के लिए, अगर हम निर्वात के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो निर्वात के लिए हम क्या कर देंगे? एप्सिलॉन की जगह भी एप्सिलॉन नॉट रख देंगे। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1। आया सब बच्चों का? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 1 आ रहा है सब बच्चों को समझ में? तो निर्वात का परावैद्युतांक कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। याद रखना है, बहुत जरूरी है इसको याद रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? वही फंडा वही है, हमें परावैद्युतांक ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। अब धातु के लिए एप्सिलॉन का मान कितना होता है? अनंत होता है। और अनंत को जब आप किसी भी राशि से विभाजित करते हो तो कितना मान निकल के आता है? आंसर भी अनंत निकल के आता है। तो ध्यान रखना, धातु का परावैद्युतांक भी कितना होता है? अनंत होता है। तो यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि परावैद्युतांक का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, हमेशा, और अनंत से छोटा होता है। ये होती है इसकी रेंज। ये भी मैंने आपको बताया था, 1 से छोटा हो ही नहीं सकता। तो अगर कोई बच्चा मान लो यहां पर ऑप्शन डी लगा रहे हैं, मान लो तुक्के उक्के मार रहे हैं, तो उसको थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए, कम से कम इतना तो याद होना चाहिए उसको कि सर ने बताया था, कभी सुना होगा आपने कि एप्सिलॉन आर का जो मान है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसको ट्राई करना सारे के सारे बच्चे, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किस माध्यम में रखे जाने पर 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल 0 हो जाता है? अब देखो, वैसे तो मैंने आपको लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से पिन पॉइंट किया था और आपको कहा था कि इसको याद रखना है, जरूरी इंफॉर्मेशन है। बट मान लो आप भूल जाओ, तो आप तो किसके बारे में बात करी जा रही है? बल के बारे में बात करी जा रही है। बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R²। अब माध्यम की बात करी जा रही है तो पूरा खेल किसके ऊपर टिका हुआ है? इसके ऊपर, क्योंकि यही माध्यम का गुण है, माध्यम की विद्युतशीलता। तो हमें पता है कि जिस माध्यम के लिए, क्योंकि ये नीचे है, हर के अंदर है, डिनोमिनेटर के अंदर है,
तो जिस माध्यम के लिए एप्सिलॉन का मान अनंत हो जाएगा, जिस माध्यम के लिए एप्सिलॉन का मान अनंत होगा, उस माध्यम के लिए फोर्स कितना हो जाएगा? 0। आप अनंत रखोगे तो फोर्स अपने आप ही कितना हो जाएगा? 0। किसी भी संख्या को अनंत से विभाजित करने पर हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो पूरा खेल जो है अब वो इस बात के ऊपर टिका हुआ है कि यार वो माध्यम ढूंढ के ले आओ जिसकी विद्युतशीलता अनंत होती हो, वो माध्यम ढूंढ के ले आओ जिसकी विद्युतशीलता अनंत होती हो। और अभी अभी हमने देखा था कि धातु की विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? अनंत होती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि ये जो छोटे छोटे सवाल हम लोग कर रहे हैं, क्या इन सवालों के माध्यम से जो जरूरी चीजें हैं जो कि हमें मुंह जबानी याद होनी चाहिए, क्या उनको याद रखने में आपको सहायता मिल रही है? बिल्कुल मिल रही होगी आपको, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर मैक्सिमम बच्चे ऑलरेडी इन सब का करेक्ट आंसर कर रहे हैं ऑलरेडी। यानी कि आप सारे के सारे बच्चे अच्छे से लेक्चर देख रहे हो, इसकी मुझे तसल्ली हो गई, इसकी मुझे तसल्ली हो रही है। एक और क्वेश्चन करते हैं आपको और फिर अपन चलेंगे हमारे आज के टॉपिक्स के ऊपर। कोई आवेशक Q, ठीक है, और इस पर अन्य आवेशों Q1 और Q2 की वजह से लगने वाले बल आपको दे रखे हैं क्रमशः F1 एंड F2। आपको आवेश Q पर परिणामी बल ज्ञात करना है। तो आपको याद आएगा कि यार परिणामी बल की बात तो किसके अंदर हुआ करती थी? अध्यारोपण के सिद्धांत के अंदर। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो ये सवाल है ये अध्यारोपण के सिद्धांत पर टिका हुआ है। अब अध्यारोपण के सिद्धांत में बहुत आसान था कि कुल बल जो होता है, जो परिणामी बल जो होता है, वो अलग अलग आवेशों की वजह से लगने वाले बल के योग के बराबर होता है। लेकिन योग शब्द के ऊपर ध्यान देना, सामान्य योग नहीं। कौन सा वाला योग? सदिश योग। सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। तो यही इंपॉर्टेंट है। यहां पर कई बच्चे क्या करेंगे, इसको करेक्ट करके आ जाएंगे। नहीं बेटा, यहां पर फोर्स F1 और F2 के परिमाणों का योग किया गया है, सदिश योग नहीं किया गया। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए आपका? ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। इस बल के और इस बल के सदिश योग के बराबर होगा आपका परिणामी बल। ठीक है, तो हर एक सवाल जो है वो आपको पिछला जो पूरा का पूरा लेक्चर है उसको रिवाइज करने में मदद कर। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि यार पिछला लेक्चर मत देखो, इस लेक्चर के शुरुआत के क्वेश्चंस देख लो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लेक्चर्स नहीं देखने की, यार अगली बार क्लास में वैसे भी सर रिवाइज करवाएंगे वहां देख लेंगे। नहीं, एक अलग एंगल से हमने लेक्चर को वापस से अप्रोच किया सवालों के माध्यम से, और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इकट्ठी कर ली। और अब हम यहां से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो जो बच्चा मान लो पहली बार लेक्चर 4 में जुड़ रहा है मेरे साथ में, जो बच्चा पहली बार लेक्चर 4 में जुड़ रहा है मेरे साथ में, वो बच्चा भी आज समान स्तर पर है। मतलब आज की क्लास के लिए वो बच्चा भी तैयार है। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक्स की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हम पढ़ेंगे सदिश योग के बारे में। यह है आपका 11वीं कक्षा का पाप, है ना। जब भी ऐसा कोई टॉपिक आएगा तो मैं इस तरीके से उसका नाम रखूंगा, ये 11वीं कक्षा का पाप है। तो धोने का मौका मिल रहा है, ये धोने का मौका मिल रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि आपने 11वीं कक्षा में क्या किया है क्या नहीं किया, मैं उसका फर्क ही नहीं पड़ने दूंगा। 12th क्लास में जहां जहां जिस जिस जगह पर 11वीं कक्षा के कॉन्सेप्ट यूज आएंगे, मैं आपको बहुत अच्छे से उनको समझाऊंगा। संक्षिप्त में समझाऊंगा लेकिन बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो अब हम आगे बढ़ें उससे पहले हमें सदिश योग को एक बार अच्छे से समझ लेना है। सदिश का मतलब क्या होता है? वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो। तो यहां पर हमने 2 सदिश लिए ये हो गया हमारा सदिश A, ठीक है, और ये हो गया हमारा सदिश B। ऐसे हमने 2 सदिश लिए, ये हो गया सदिश A और ये हो गया आपका सदिश B। अब हमें क्या क्या दिया जा सकता है? एक तो हमें दिया जा सकता है पहले सदिश का परिमाण कितना है, मतलब इसकी लंबाई A दे दी जाएगी, इसकी लंबाई B दे दी जाएगी और दोनों के बीच का कोण दे दिया जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है। या फिर हमें ऐसे दोनों सदिश जो है वो चित्र बना के दे दिए जाएंगे। तो अगर हमें चित्र बना के दे दिए गए हैं तो
तो हम एक नियम का उपयोग करते हैं जिसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज नियम या फिर पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो भुजा है इसके समांतर एक भुजा यहां पर बनाते हैं, तो इस तरीके से हमने समांतर भुजा बनाई यहां पर। ठीक है, और ऐसे इसके समांतर एक भुजा यहां पर बना लेते हैं, तो इसके समांतर भी हमने एक भुजा बना ली यहां पर, ऐसे। अब बन गया हमारा समांतर चतुर्भुज। तो इस समांतर चतुर्भुज में इन दोनों सदिशों का जो कॉमन ओरिजिन था, जहां से दोनों शुरू हो रहे थे, जहां पर दोनों की पूंछ रखी हुई थी, उस बिंदु से चालू होने वाला जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है, यही विकर्ण किसको प्रदर्शित करेगा, यही विकर्ण इनके परिणामी, परिणामी को अंग्रेजी में बोला जाता है रिजल्टेंट यानी कि इन दोनों के सदिश योग को, सदिश ए प्लस सदिश बी को ये क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। चित्र के रूप में तो हमें पता पड़ गया। चित्र के रूप में अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ ये जो परिणामी सदिश है इसका परिमाण कितना होगा, तो आर का मान कितना होगा, इसके परिमाण का मान कितना होगा, तो उसके लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता होगी। हमें किस किस की आवश्यकता होगी, हमें एक तो आवश्यकता होगी पहले सदिश के परिमाण की, यानी कि सदिश ए का परिमाण, उसका स्क्वायर कर देंगे। ऐसे दूसरे सदिश के परिमाण की आवश्यकता होगी, उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर 2 गुणा पहला सदिश का परिमाण, दूसरा सदिश का परिमाण, गुणा कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दोनों सदिशों का परिणामी सदिश जो होगा उसका परिमाण निकाल सकते हैं। आर वेक्टर जो है उसका परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना। रही बात कि सर ये ए के साथ में कितना एंगल बना रहा है, तो इसका नाम रख दिया फाई ए, और बी के साथ में कितना एंगल बना रहा है, इसका नाम रख दिया फाई बी। अगर इनकी भी जरूरत पड़ जाए तो वो भी कर लेंगे। फाई ए जो होगा वो कैसे निकालेंगे, तो टेन फाई ए निकालेंगे अपन। टेन फाई ए आ गया तो फाई ए भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जिस सदिश से कोण निकालना है उसको रखेंगे नीचे, तो ए को रखा हमने नीचे अकेला। फिर जो दूसरा सदिश है उसका साइन घटक ऊपर और दूसरे सदिश का कॉस घटक नीचे। भाई टेन ज्ञात कर रहे हैं ना, तो साइन घटक ऊपर और कॉस घटक नीचे। ऐसे मान लो इसी नियम का उपयोग कर दें, मेरे को टेन फाई बी निकालना होता, तो मैं क्या करता, अब की बार मैं बी को अकेले रखता यहां पर, और ए का साइन घटक आ जाता ऊपर और ए का कॉस घटक आ जाता नीचे। ऐसे मैं इन दोनों के बीच का कोण भी निकाल सकता था। एक और तरीका है, वो तरीका भी मैं सिखा देता हूं, और उससे तुम्हें यह भी पता पड़ जाएगा, छोटी सी डेरिवेशन भी हो जाएगी। कोई आपसे पूछे कि ये आया कहां से, किस जगह से आया है ये, तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक सदिश जो है उसके घटक ले लेते हैं। जैसे हम सदिश ए के घटक ले लेंगे। ठीक है, घटक लेने का नियम क्या होता है, सदिश ए का एक तो थीटा कोण पर घटक लेंगे, किसी भी कोण पर लिया जा सकता है, तो हम इसका थीटा कोण पर घटक लेंगे, मतलब बी की दिशा में घटक लेंगे। तो जब भी थीटा कोण पर घटक लेते हो ना, वो हमेशा कॉस घटक होता है। तो इस दिशा में जो घटक होगा इसका, इस दिशा में जो घटक होगा वो कौन सा वाला घटक हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कॉस घटक। तो ये जो घटक है ये हो जाएगा आपका कॉस घटक, ए कॉस थीटा। और जो इसके लंबवत दिशा है इसके लंबवत दिशा है, ये वाला जो घटक होगा ये घटक हो जाएगा आपका साइन थीटा, ए साइन थीटा। ऐसे आप दोनों घटकों में क्या कर सकते हो, विभाजित कर सकते हो। तो अब आपके पास में दो सदिश आ गए जो कि दोनों लंबवत है। एक तो आ गया ये वाला, ठीक है, इन दोनों का, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो एक तो ये वाली लंबाई आ गई आपके पास में, तो ये वाली लंबाई किसके बराबर हो गई, तो ये वाली लंबाई हो जाएगी आपके, मतलब ये प्लस ये, मतलब मैं दोनों को सम्मिलित रूप से लिख रहा हूं ना, ऐसे लंबाई के रूप में नहीं, सम्मिलित रूप से लिख रहा हूं। तो ये हो जाएगी आपकी b प्लस ए कॉस थीटा। तो एक तो आपको यहां से मिला, ठीक है, ये इसका और हरे वाले का कुल परिमाण कितना हो गया, b प्लस ए कॉस थीटा, और एक इसके लंबवत है a साइन थीटा। तो आप परिणामी सदिश को ऐसे भी लिख सकते हो कि जो परिणामी सदिश होगा ना r, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इसका एक घटक क्षैतिज दिशा में है, मतलब
b प्लस a कॉस थीटा, ये तो क्षैतिज दिशा में है, तो ये हो गया आपका आई कैप, क्षैतिज दिशा का मतलब है आई कैप, और एक ऊर्ध्व दिशा में है, तो ऊर्ध्व दिशा का मतलब a साइन थीटा, ये ऊर्ध्व दिशा में है, तो इसका मतलब हो गया j कैप। और अब तुम चाहो तो इसका परिमाण भी ज्ञात कर सकते हो। परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे, तो r, तो इस सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने बताया था आपको घटकों का वर्ग कर दो, तो परिमाण कैसे ज्ञात करोगे, रूट के अंदर b प्लस a कॉस थीटा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और a साइन थीटा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। और जब आप इसको हल करोगे ना, ठीक है ना, जब आप इसको हल करोगे तो आपको यही मिल जाएगा, हल करने पर आपको यही मिल जाएगा, हल करने पर आपको यही मिल जाएगा। तो ऐसे आप किन्हीं भी दो सदिशों का क्या निकाल सकते हो, परिणामी सदिश निकाल सकते हो। सर कहां पर काम आएगा हमारे ये सदिश योग, अध्यारोपण के सिद्धांत में, क्योंकि अध्यारोपण का सिद्धांत टिका हुआ किसके ऊपर है, सदिश योग के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, कुछ बातें ध्यान रखना, अगर, ठीक है, पहला केस ध्यान रखना, अगर आपका थीटा जो है वो 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, दोनों सदिश एक ही दिशा में है, सदिश ए और सदिश बी दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में, ठीक है। तो इस अवस्था में आपका जो परिणामी सदिश है वो हो जाएगा मैक्सिमम, कितना हो जाएगा, निकाल के देख लो, दोनों सदिशों के परिणामों के परिमाणों के योग के बराबर हो जाएगा, सीधा सीधा a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। और अगर मान लो आपका थीटा जो है, केस नंबर 2, अगर थीटा जो है वो कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, मतलब एक सदिश है इस दिशा में और एक सदिश है विपरीत दिशा में, है तो दोनों समांतर, बट एक पॉजिटिव आई कैप और एक नेगेटिव आई कैप, ठीक है। तो इस अवस्था में आपका जो आर है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a माइनस बी, ये भी आप निकाल के देख सकते हो, कॉस 180 डिग्री का मान यहां पर क्या रख दोगे, -1 रख दोगे। और एक अभी अभी हमने देखा कि अगर केस नंबर 3 हमने देखा कि अगर दोनों सदिश एक दूसरे के क्या हो जाए, लंबवत हो जाए, ए और बी आपस में क्या हो जाए, लंबवत हो जाए, तब परिणामी सदिश कितना हो जाता है, सीधा सीधा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाता है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 0। तो ये तीनों तो स्पेशल केसेस है जो कि आपको याद रख लेना है, जो कि आपको याद रख लेना है, ठीक है। एक और केस मैं यहां से निकालना चाहूंगा, ठीक है, कि यदि पहला सदिश और दूसरा सदिश इन दोनों का परिमाण बराबर हो जाए, समान परिमाण वाले सदिश हो अगर ये, तो फिर आपका परिणामी सदिश जो होगा आर, उसको लिखा जा सकता है ट्वाइस ऑफ ए गुणा कॉस थीटा बटे 2 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस है जो कि आप याद रख सकते हो, आया यहीं से, मतलब मान लो ये याद नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, इससे काम चल जाएगा, बट याद रह जाए तो काफी सारी चीजें आपकी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो बहुत संक्षिप्त में अगर अपन बात करें तो सदिश योग जो है उसके बारे में इतनी जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए, तो आपको 11वीं के जो पाप हैं वो नहीं सताएंगे, ये मेरा वादा है, लेकिन उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि यार हमें तो बोर्ड का एग्जाम देना है, तो क्यों अपन 11वीं की चीजों को सीखने पे टाइम वेस्ट करें। जैसे कोई 11वीं की चीज में रिवाइज करवाने लगता हूं बीच बीच में, तो उन बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो वापस से इंतजार करते हैं कि जैसे सर 12वीं का टॉपिक पढ़ाएंगे अपन वापस से देखने लगेंगे। बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, क्योंकि वो असली मजा जो है ना फिजिक्स का, जैसे एवेंजर्स की मूवीज होती है, तो आप कोई सी भी मूवी उठा के देख लो, तो जब तक आपने पिछली सारी मूवीज नहीं देखी होती तब तक आपको लेटेस्ट मूवी समझ में नहीं आती, क्योंकि कड़ियां एक से एक जुड़ी हुई है, आपको मजा ही नहीं आएगा। आप अगर डायरेक्ट एवेंजर्स एंड गेम देखोगे तो आपको मजा ही नहीं आएगा कि यार ये क्यों लड़ रहे मर रहे हैं एक दूसरे से। पूरी आपको पुरानी मूवीज देखनी पड़ेगी, आयरन मैन से स्टार्ट करके। आई होप आप लोग देखते होंगे इस तरीके की मूवीज, ठीक है। तो कहानी समझो, मतलब जैसे मैं रामायण की बात करूं तो रामायण में अगर मैं डायरेक्ट आपको लंका कांड बताने लग जाऊं कि भगवान राम जो है वो लंका में पहुंच चुके हैं और रावण के साथ में डिशुम डिशुम चल रहा है, आपको मजा ही नहीं आएगा, आपको लगेगा पता नहीं क्यों लड़ाई चल रही है। आपको पूरी पिछली कहानी पता होनी चाहिए, शुरुआत से, राम जी के वनवास से लेके।
तो वैसे फिजिक्स जो है ना वो एक कहानी है, और उस कहानी में अगर कोई भी कड़ी आपकी कमजोर रह गई, कोई भी एपिसोड अगर आपने मिस कर दिया, तो फिर आगे के एपिसोड्स के अंदर मजा आना बंद हो जाता है ना। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जब भी अपन 11वीं कक्षा का कोई टॉपिक यहां पर रिवाइज कर रहे होंगे, बड़े ध्यान से देखना उसको। बहुत सुनहरा मौका मिल रहा है आपको बिना 11वीं कक्षा में गए 11वीं के पापों को धोने का। ठीक है, तो अब हम सदिश योग के साथ में तैयार हैं, और अब अपन अध्यारोपण के सिद्धांत का जो उपयोग है उसको पूरी तरीके से समझने के लिए तैयार है, क्योंकि अब हमें सदिश योग करना आ गया। शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण से शुरुआत करते हैं। एक आपको त्रिभुज दे रखा है जिसकी भुजा आर है, मतलब समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि सभी भुजाओं की लंबाई कितनी है, आर है। कह नहीं रखा, इसमें कह देंगे, मैंने लिखना भूल गया मैं। तो एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है, आर है। ठीक है, बना लेते हैं अपन। तो ये रहा हमारा समबाहु त्रिभुज, और इसकी प्रत्येक भुजा का मान कितना है, इसकी प्रत्येक भुजा का मान है आर। ठीक है, तो ये भी आर है, और बाकी अन्य भुजाएं जो हैं वो भी आर है। ऐसे। ठीक, इसके प्रत्येक शीर्ष पर कैपिटल क्यू कोण रखा हुआ, क्यू आवेश रखा हुआ है। तो यहां पर भी कितना आवेश रखा हुआ है, कैपिटल क्यू। यहां पर भी कितना आवेश रखा हुआ है, कैपिटल क्यू। और यहां पर भी कितना आवेश रखा हुआ है, कैपिटल क्यू आवेश रखा हुआ है। किसी एक आवेश पर अन्य दो आवेशों के द्वारा लगने वाले बल का मान कितना होगा। तो अपन इसके ऊपर, इसके ऊपर अन्य दोनों आवेशों की वजह से जो बल लगेगा वो कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि इसके ऊपर अगर आपको कुल बल ज्ञात करना है, तो पहले तो अलग अलग बल ज्ञात करो। तो पहले इसकी वजह से बल ज्ञात करो, क्योंकि दोनों समान आवेश है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो पक्का जो बल होगा वो किस दिशा में लगेगा, वो इस दिशा में लगेगा। तो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने आपको जो सदिश रूप में निर्देशांक बनाए थे, और वो बड़ा डिफिकल्ट सा मैंने एक मेथड बताया था, आई कैप जे कैप के कैप वाला, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। उसका मैंने आपको उपयोग भी बता दिया था, वो वहीं तक सीमित है। हम डे टू डे लाइफ में जब ऐसे सवाल कर रहे होंगे तब हम बहुत आसान रास्ता अपनाएंगे। हमें तो सीधा पता है कि ये और ये दोनों समान प्रकृति के आवेश है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। कितना हो जाएगा ये बल, तो ये वाला बल हो जाएगा F बराबर, ठीक है, K, पहला आवेश भी Q है, दूसरा आवेश भी Q है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर Q स्क्वायर हो जाएंगे, और नीचे दूरी R है, तो दूरी का हो जाएगा स्क्वायर यहां पर R स्क्वायर। ठीक, ये देखो, इस आवेश की वजह से इस आवेश पर लगने वाला बल, दोनों समान प्रकृति के हैं, तो यहां पर जो बल होगा वो कैसे हो जाएगा, वो इस तरीके से हो जाएगा। ये लो भाई साहब, इसका मान भी कितना हो जाएगा, इसका मान भी हो जाएगा आपका F बराबर K, दोनों आवेशों का गुणनफल बटे दूरी का वर्ग, ये हो जाएगा। अब कुल बल जो होगा वो इन दोनों का सदिश योग होगा, और अब आपका मन जो है वो गदगद कर रहा होगा कि यार कितना अच्छा काम किया सर ने, हमें सदिश योग करना सिखा दिया, बिल्कुल ताजा, एकदम फ्रेश। तो सदिश योग करने के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि एक तो हमें दोनों सदिश चाहिए होते हैं, तो दोनों सदिश मिल गए, हमें दोनों का परिमाण मिल गया, और दोनों के बीच का कोण चाहिए होता है। तो ये जो कोण है, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण कितना होता है, 60 डिग्री कोण होता है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जो आपका परिणामी बल होगा, जो आपका परिणामी बल होगा उसका परिमाण अगर आपको ज्ञात करना है, मतलब आपको F रिजल्टेंट अगर ज्ञात करना है, रिजल्टेंट फोर्स अगर आपको ज्ञात करना है, तो एक तो आपके पास में पूरा मेथड है कि पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग, 2 गुणा पहला गुणा दूसरा गुणा cos 60 डिग्री, एक तो वो फॉर्मूला। एक सर ने डायरेक्ट भी बताया था, क्या बताया था, कि दोनों सदिशों का यदि परिमाण बराबर हो, हमने देखा यार यहां पर तो दोनों सदिशों का परिमाण क्या है, बराबर है, तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ट्वाइस ऑफ ईच वेक्टर, दोनों में से कोई सा भी उठा लो, दोनों बराबर है, गुणा कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, मतलब थीटा डिवाइडेड बाय 2, डायरेक्ट ये लगाएंगे। ठीक है,
और थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री, तो डायरेक्ट यहां पे क्या रख देंगे अपन 60 डिग्री रख देंगे। 60 डिग्री को 2 से डिवाइड करोगे बचेगा 30 डिग्री, तो सबका मान रख दो 2 गुणा एफ की जगह रख दिया k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए √3/2 होता है, 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ गया आपका √3 k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हो गया आपका मान, √3 गुणा k गुणा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका परिणामी बल। तो अध्यारोपण का सिद्धांत बहुत आसान है, आपको अलग अलग आवेशों का बल ज्ञात करना होता है, और अब क्योंकि आपको सदिश योग करना तो और बेहतरीन तरीके से आ चुका है, तो अब आपके लिए अध्यारोपण का सिद्धांत जो है वो चुटकियों का खेल हो जाना चाहिए। ठीक ठीक है बेटा, तो एक बार कमेंट्स के अंदर सारे के सारे बच्चे बता दो, क्या यहां तक की चीजें बिल्कुल एकदम क्लियर है, एकदम मक्खन यहां तक की चीजें? और क्या वाकई आपको सदिश योग संक्षिप्त रूप में पढ़ाने का, 11वीं के पाप को बहुत अच्छे तरीके से धोने का जो काम हमने किया है उसका फायदा महसूस हुआ? वरना ये सब चीजें समझ में ही नहीं आती बच्चों को, ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या ही चल रहा है ना। तो अभी हम और उदाहरण लेंगे, अभी अपन बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, बट इस सवाल के माध्यम से हमें अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग कब करना है और कैसे करना है, इन 2 चीजों का पता चल गया, 2 चीजों के बारे में हमें अच्छे से पता चल गया, राइट। अब आगे चलते हैं अपन, अब अपन बात करते हैं आवेशों के संतुलन की। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, ये आपका पहला आवेश है, ठीक है, ये आपका पहला आवेश है। मान लो इसका मान कितना है, Q है, और ये आपका दूसरा आवेश है। मान लो इसका भी मान कितना है, इसका भी मान कितना है, Q है, ठीक। अब अगर इन दोनों को आप खुला छोड़ दोगे तो ये संतुलन की अवस्था में नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? एक तो तुमने हवा में खुला छोड़ा है, एक तो ये नीचे गिर जाएंगे गुरुत्वीय बल की वजह से। भाई इसका भी द्रव्यमान होगा कुछ ना कुछ m, और इसका भी द्रव्यमान होगा कुछ ना कुछ m। तो एक तो ये संतुलन की अवस्था में इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि ये दोनों गुरुत्वीय बल के अधीन नीचे गिर रहे हैं, ठीक। और दूसरा, ये दोनों समान प्रकृति के आवेश होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं, प्रतिकर्षित भी कर रहे हैं। तो अगर हमें संतुलन की अवस्था में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण लग रहा है इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। गुरुत्वीय बल जो लग रहा है इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम एक बहुत सुंदर सा काम करते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहां से एक रस्सी बांधते हैं और हम यहां से एक रस्सी बांधते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और इन दोनों रस्सियों को एक ही जगह पर इस तरीके से गांठ बांधकर हम इन दोनों आवेशों को अब की बार लटका देते हैं, अब की बार लटका देते हैं। तो अब जैसे ही आपने रस्सी से बांधा, पहले सिर्फ गुरुत्वीय बल था, पहले सिर्फ प्रतिकर्षण बल था। कौन कौन से बल थे पहले? पहले यहां पे सिर्फ गुरुत्वीय बल था। तो गुरुत्वीय बल कैसे लगता है? नीचे की दिशा में लगता है। कितना होता है? m इंटू जी। और पहले सिर्फ प्रतिकर्षण था, ये रहा आपका प्रतिकर्षण, ये रहा आपका प्रतिकर्षण। तो इसका नाम रख दिया मैंने एफ क्यू, ठीक है। और कितना हो जाएगा ये आपका k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो भी दूरी है। मान लो ये वाली दूरी जो है ये आपकी हो गई x दूरी, तो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो पहले आपके ये दोनों बल थे, इनका परिणामी बीच में से कहीं जा रहा था यहां से। अब उस परिणामी बल को कौन संतुलित कर लेगा? उस परिणामी बल को ये जो टेंशन फोर्स, स्ट्रिंग के अंदर जो तनाव बल उत्पन्न हो रहा है, ये तनाव बल यहां पर क्या कर लेगा? बैलेंस कर लेगा। ये तनाव बल यहां पर क्या कर लेगा? बैलेंस कर लेगा। तो एक तो हमें ये पता पड़ गया कि इस संतुलन की अवस्था में, ये जो संतुलन की अवस्था यहां पर बनी,
इस संतुलन की अवस्था में, इस संतुलन की अवस्था में पहली चीज तो हमें पता पड़ गई क्या हो रहा है। पहली चीज तो हमें पता पड़ गई कि जो तनाव बल है, मतलब जो बल T है, ठीक है, ये किस किस को बैलेंस कर रहा है। ये एक तो F Q प्रतिकर्षण बल इसको बैलेंस कर रहा है, और एक mg इसको बैलेंस कर रहा है। तो सदिश रूप में लिखोगे तो इन दोनों सदिशों का जो योग है वो इससे बैलेंस हो रहा है। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका, इसका और इसका योग जो है वो कितना हो जा रहा है, 0। ठीक है, इनफैक्ट मुझे ऐसे ही लिखना चाहिए इसको, या फिर माइनस साइन लगाना पड़ेगा। इसको ऐसे लिखना चाहिए कि तीनों बल जो है, ठीक है ना, तनाव बल, प्रतिकर्षण बल और mg, इन तीनों का योग कितना हो जाता है, 0, है ना। या फिर अगर मैं इन दोनों को इधर लाता हूं तो मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। मतलब जो भी इन दोनों का परिणामी बल है उसके बराबर और विपरीत दिशा में है, इसलिए वो नेगेटिव साइन आ जाएगा। या फिर ऐसे लिखो कि तीनों का जो सदिश योग है वो कितना हो जाएगा, 0। अगर परिमाण के रूप में लिखना चाहते हो तो आप ये कह सकते हो कि सदिश T का परिमाण जो है, तनाव बल का जो परिमाण है, वो इन दोनों सदिशों के योग के परिमाण के बराबर है। अब मैंने अभी अभी बताया था कि दो सदिश यदि एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनका परिणामी कैसे निकालते हैं। अभी अभी बताया था, लंबवत सदिशों का परिणामी निकाला जाता है रूट पहले सदिश का स्क्वायर, मतलब FQ का स्क्वायर, प्लस दूसरे सदिश का स्क्वायर यानी कि mg का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो एक तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है, सदिश रूप में तीनों सदिशों का योग कितना हो गया, 0 हो गया। एक हमें ये चीज ध्यान में रखनी है, परिमाण के रूप में लिखोगे तो सदिश T का जो परिमाण है वो इन दोनों सदिशों के योग के परिमाण के बराबर हो जाएगा। ठीक, एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है, अगर मैं यहां से बीचों बीच लाइन खींचूं, अगर मैं यहां से बीचों बीच लाइन खींचूं तो ये जो कोण है थीटा संतुलन की अवस्था में, ये कोण किसके बराबर होगा। तो इसके लिए अपने पास में एक और तरीका है। अपन क्या करते हैं, ये पहले से ऊर्ध्व दिशा में, ये पहले से क्षैतिज दिशा में, हम इस बल के दो घटक ले लेते हैं। तो इसका एक घटक जो होगा वो तो आपका क्षैतिज दिशा में होगा, किसको बैलेंस कर रहा होगा, FQ को बैलेंस कर रहा होगा। अब ये कोण थीटा है तो ये वाला जो कोण है ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो एक घटक तो इसको बैलेंस कर रहा है और एक घटक किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर। हर तरीके से समझो। आप सोचोगे यार सर के पास में एक ही तर्कश में पता नहीं कितने तीर कमान है, हर एंगल से सीखने को मिल रहा है। सदिशों के रूप में सीखने को मिल रहा है, परिमाण के रूप में सीखने को मिल रहा है, घटक के रूप में सीखने को मिल रहा है। घटक की नजरों से और भी आसान हो गया चीजों को समझना कि हाँ यार हमारे पास में दो बल थे, दोनों को बैलेंस करना था, तनाव बल ने वो काम कर दिया, एक घटक ने इसको बैलेंस कर लिया, एक घटक ने इसको बैलेंस कर लिया। और घटक लेना हमें आता है, थीटा कोण पर जो घटक होता है वो हमेशा कॉस घटक होता है। तो इधर की तरफ आ जाएगा T cos थीटा और इधर की तरफ आ जाएगा T sin थीटा। तो अब आप यहां पर बना सकते हो इक्वेशन कि जो आपका T sin थीटा होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, FQ के बराबर आ जाएगा, और जो T cos थीटा होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, mg के बराबर आ जाएगा। और दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो यहां से आपको मिलेगा tan थीटा। तो tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, FQ डिवाइडेड बाय mg के बराबर आ जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी दो आवेशों को, समान आवेशों को, समान का मतलब है दोनों का आवेश भी समान है, दोनों का द्रव्यमान भी समान है, ठीक है, डोरी से बांधकर लटकाया जाता है, डोरी से बांधकर लटकाया जाता है, तो संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या क्या होता है, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, ये सवालों में आपके काम आ सकती है। ठीक है, तो एक आवेशों के संतुलन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि आपसे अक्सर पूछा जाता है, जो कि आपसे अक्सर पूछा जाता है। इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे सवाल बोर्ड में भी पूछे गए हैं। जैसे बोर्ड में ये खुद एक सवाल के रूप में पूछा गया है, कभी बोर्ड में tan थीटा निकलवाया गया है, कभी बोर्ड में तनाव बल निकलवाया गया है। ठीक है, तो एक तो ये खुद सवाल के रूप में पूछा गया है, और दूसरा काम, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो अब आप उन सवालों को बहुत जल्दी कर सकते हो अगर आपको ये तीनों चीजें पता है तो
क्योंकि शुरुआत ही आप यहां से करना, शुरुआत ही आप यहां से करना। ठीक है, जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं जो कि सवाल नीट में पूछा गया था और बहुत अच्छा सवाल माना जाता है, वो बहुत अच्छा सवाल माना जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसा कहा गया है कि एक डोरी है, जैसे ये डोरी है आपको दे रखी है यहां पर, ठीक है ना। तो दो आवेशों, आपको कहा गया है कि दो आवेश है, ठीक है, दोनों का द्रव्यमान कितना है, Q एंड M, दोनों का आवेश Q है, दोनों का द्रव्यमान Q है। तो दो समान आवेश हो गए हमारे, समान आवेश हो गए। ठीक है, दोनों का आवेश का मान Q है और दोनों का द्रव्यमान M है। ठीक, इनको हमने क्या करा, तो दो आवेशों को धागे से बांधकर, धागे से बांधकर चित्रानुसार लटकाया गया है। ठीक है, लटकाया गया है। ठीक है, तो अभी एक तो सवाल हमारा ये हो गया, ठीक है, कि बताइए संतुलन की अवस्था में, बताइए संतुलन की अवस्था में धागे में उत्पन्न तनाव बल कितना होगा। ठीक है, एवं कोण थीटा का मान कितना होगा। तो एक तो सवाल यही पूछा गया है जिसका हम ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं। ये तो हुआ बोर्ड के स्तर का सवाल। अब देखो कैसे अपन जब बोर्ड में चीजों को अच्छे से पढ़ते हैं, हम नीट और जेई मेंस के स्तर तक चले जाते हैं। तो अगला जो सवाल है ना, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब आपको कहा गया है कि यदि, ठीक है, अब इसके आगे की कहानी आपको बता रहा हूं, तो एक और सवाल मैं बना रहा हूं कि यदि दोनों धागों को ठीक है बीच से ठीक है चिपका दिया जाए, ठीक है, तो कैसे चिपका दिया गया है, इसको और अच्छे से बताने के लिए मैं चित्र का उपयोग करूंगा। ठीक है, तो चित्र भी मैं आपको बना के बता रहा हूं। ठीक है, तो जो भी चित्र बना रहा हूं उसके हिसाब से आपने चिपका दिया। कैसे चिपका दिया कि ये आपके जो दोनों धागे थे, ठीक है, पहले ये जो ऊंचाई थी यहां से लेके यहां तक की, ये कितनी थी आपकी, y थी। अब आपने क्या करा, अब आपने दोनों धागों को बीच में से चिपका दिया। ठीक है, तो दोनों धागे आपने बीच में से चिपका दिए ऐसे। ठीक है, मतलब y/2 दूरी तक आपने दोनों धागों को आपस में चिपका दिया। बाकी दोनों आवेश बंधे हुए हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो ही रहे हैं। तो एक आवेश इधर चला गया और एक आवेश इधर चला गया, अभी भी प्रतिकर्षित होके इस अवस्था में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला आवेश और ये हो गया आपका दूसरा आवेश। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जो दूरी x है, ठीक है ना, ठीक है, अब इसका मान बदल जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, x डैश हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, x डैश हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि बताइए कि अब ठीक है दोनों आवेशों के बीच दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, ये सब कुछ आपको बताना है, क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो आप में से बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर हम तो सिर्फ बोर्ड के लेवल की तैयारी कर सकते, कुछ है नहीं। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। बहुत कम
मैं ऐसा करता हूं, लेकिन जब जब मुझे मौका मिलता है तब तब आप में समझाने की कोशिश करता हूं कि जब आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ गए तो चीजें बहुत आसान हो जाती है, चीजें बहुत आसान हो जाती। तो आपने देखा कि जब भी दो आवेश आपको धागे से लटका के संतुलन की अवस्था में दिए जाएंगे तो ये तीन चीजें आप डायरेक्ट कर सकते हो। आप टेन थीटा, इन तीनों का योग और इस तरीके से तनाव बल का मान, ये तीन चीजें आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो यहां पर आपने टेन थीटा का मान निकाला था, यहां पर आपने टेन थीटा का मान निकाला था, तो यहां से एक चीज आपको पता पड़ गई। क्या चीज पता पड़ गई आपको? कि ये जो टेन थीटा है, ठीक है, तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये जो टेन थीटा है ये बेसिकली है क्या? टेन थीटा, देखो ये रहा थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब। तो टेन थीटा खुद किसके बराबर है? एक्स बटे दो, लंब बटा आधार। आधार खुद क्या है यहां पर? वाई है। आधार खुद क्या है यहां पर? वाई है। ये किसके बराबर हो जाएगा? एफ क्यू। तो एफ क्यू का मान हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपका एम जी। तो ये एम जी आ गया एज इट इज। तो आप नोटिस करो कि जो एक्स क्यूब का मान है, जो एक्स क्यूब का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा? 2k क्यू स्क्वायर, ठीक है, 2k क्यू स्क्वायर, ये 2 और वाई नीचे था, इधर जाके 2k क्यू वाई स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय एम जी गुणा वाई के बराबर हो गया, गुणा वाई के बराबर हो गया। सेम चीज अगर अपन यहां पर करें, सेम चीज यहां पर करें, ठीक है, यहां पर भी अगर अपन ऐसे कुछ बनाए, ठीक है, तो ये आपका थीटा डैश हो गया, कौन बदल गया आपका? तो आप यहां पर भी सेम चीज लिख सकते हो कि टेन थीटा डैश जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो हो जाएगा आपका ये वाली दूरी इसके लिए ये वाली दूरी लंब हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स डैश डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय ये वाली दूरी, तो ऊपर y बाय 2, नीचे भी कितना हो जाएगा? y बाय 2 हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा? एफ क्यू। एफ क्यू का मतलब है दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल, यानी कि के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स डैश का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एम जी, डिवाइडेड बाय एम जी। या फिर अपन डायरेक्ट इसका भी यूज कर सकते थे कि अब की बार जो दूरी का क्यूब है, मतलब अब की बार जो एक्स डैश का क्यूब है वो यहां से भी आ जाएगा, वो किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ के इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी। ये सब तो कांस्टेंट है, बस जो पहले दूरी y थी अब वो बदल के कितनी रह गई? अब वो बदल के y डिवाइडेड बाय 2 रह गई। अब वो बदल के कितनी रह गई? y डिवाइडेड बाय 2 रह गई। तो आप नोटिस करोगे कि ये वाली जो चीज है ये खुद किसके बराबर है? ये खुद किसके बराबर है? एक्स क्यूब। ये वाली देखो, ये वाली चीज खुद किसके बराबर है? एक्स क्यूब। 2k क्यू स्क्वायर बटे एम जी गुणा वाई, ये खुद किसके बराबर है? तो ये खुद आपके एक्स क्यूब के बराबर है। तो आप यहां से लिख सकते हो कि एक्स डैश का क्यूब जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? एक्स का क्यूब बटे 2 के बराबर हो जाएगा। और दोनों तरफ घन है तो घन मूल लेंगे अपन, तो यहां पर रह जाएगा एक्स डैश, यहां पर रह जाएगा सिर्फ एक्स, और नीचे हो जाएगा आपका 2 का घन मूल। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा कि जो अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, अब जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है पहले वाली दूरी की तुलना में बटे 2 की घात 1/3 के बराबर रह जाएगा, 2 की घात 1/3 के बराबर रह जाएगा। यह सवाल बहुत अच्छा सवाल माना गया था जब इसको जेईई और नीट के अंदर पूछा गया था। अब इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं कि जब भी कोई ऐसा सवाल करवाता हूं ना तो कुछ बच्चे बहुत जल्दी कमेंट करने लग जाते हैं कि सर ऊपर से जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बहुत कम बच्चे होते हैं, हालांकि अपने यहाँ पर बच्चे मैक्सिमम ऐसे हैं जो कि बहुत फोकस के साथ में पढ़ते हैं और खुशकिस्मती से उनको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होती है। मतलब उनके मन में प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार हमारी स्कूल में तो कभी समझाया ही नहीं जा सकता ऐसा कुछ। या यूट्यूब की भी बात करें तो कोई है ही नहीं ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि हमें इस तरीके से गाइड करे, इस तरीके से गाइड करे, इस स्तर तक ले जाने का प्रयास करे। और अब देखो यहां पर हमें महसूस ही नहीं हो रहा और हमारा स्तर बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन कुछ बच्चे हैं इम्पेशेंट हैं, कुछ भी हैं, तो उनको मैं यही सलाह दूंगा, कुछ भी कठिन नहीं है। तुमने एक चीज सीखी कि जब भी दो आवेशों को
धागे से बांधकर संतुलन की अवस्था में लटकाया जाता है, तब टेन थीटा का मान कितना होता है, एफ क्यू बटे एम जी। बस इसको पकड़ के बैठ जाओ। यहां पे भी तुमने यही किया कि तब टेन थीटा, अब यहां पे थीटा बदल के थीटा डैश हो गया, कितना हो जाएगा, एफ क्यू बटे एम जी। वही काम किया आपने। कहां से आया ये भी तुम्हें पता है, कैसे हमने बैलेंस वैलेंस करके निकाला, पर अब उतनी भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो बोर्ड प्लस है ना, ये भी बताना मेरा कर्तव्य है, ताकि कुछ बच्चे डर ना जाए, कुछ बच्चे डर ना जाए। बोर्ड प्लस का मतलब है कि इसके बोर्ड में पूछे जाने की संभावना कम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि असंभव है, कम संभावना है। तो इसको समझना है अच्छे से, और समझ के हमें आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल करवाऊंगा मैं आवेशों के संतुलन के। तो एक तो हो गया हमारा ये वाला आवेशों का संतुलन, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने आवेशों के संतुलन की बात करी, जिसमें दो आवेशों को संतुलित अवस्था में लाने के लिए हमने धागे से लटकाया। मान लो कि दोनों आवेश अंतरिक्ष में है, मतलब कोई गुरुत्वीय बल नहीं है, तो अब तो धागे से लटकाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो गुरुत्वीय बल है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका पहला आवेश हो गया, और दोनों का बराबर होना भी जरूरी नहीं है। आपकी बार ये आपका पहला आवेश हो गया Q1, और ये आपका दूसरा आवेश हो गया Q2। दोनों ऐसे स्थान पर रखे हुए हैं जहां पर कोई गुरुत्वीय बल नहीं है। तो पहला सवाल तो यही होगा मेरा तुमसे कि क्या ये दोनों संतुलन की अवस्था में होंगे। ठीक है, अब इनको नीचे खींचने वाला गुरुत्वीय बल नहीं है, बट दोनों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल तो है। तो ये अभी भी संतुलन की अवस्था में नहीं है, ये अभी भी संतुलन की अवस्था में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका Q1 आवेश है, ये आपका Q2 आवेश है, दोनों समान प्रकृति के आवेश है। ठीक है, एक और चीज, Q1 एंड Q2 ये दोनों समान प्रकृति के आवेश है। समान प्रकृति के आवेश है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अब भाई साहब इन्हें हमें संतुलन की अवस्था में लाना है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, संतुलन की अवस्था में लाना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, बिचौलिए की जरूरत होगी। और यही बनेगा आपका सवाल। आपसे पूछा जाएगा कि एक तीसरा आवेश Q, ठीक है, जिसका मान कितना है Q, कहां रखा जाना चाहिए, कहां रखा जाना चाहिए जिससे संपूर्ण निकाय संतुलन की अवस्था में आ जाए, संतुलन की अवस्था में आ जाए। कितना प्यारा सवाल। तो इसको इसी कहानी के रूप में समझना जरूरी है कि हाँ यार, पहले तो दोनों आवेश एक दूसरे से लड़ रहे थे, सर बात तो सही कह रहे हैं, अब इन दोनों को, ये दोनों एक दूसरे से डर के दूर भाग रहे हैं, तो बीच में आपको वो बाहुबली चाहिए। वो RRR का जो सीन था ना, कि उसके सामने शेर खड़ा होता है और दोनों तरफ रस्सी से बांध के वो खींच रहा होता है रस्सी को, तो वैसे चाहिए कोई बीच में आपको बाहुबली टाइप का इंसान। वो जो तीसरा आवेश है वो कहां पर होना चाहिए, आपसे पहला सवाल तो ये पूछा गया है। और फिर आपसे आवेश का मान, यानी कि आवेश का परिमाण भी आपसे पूछा गया है, एवं प्रकृति भी आपसे पूछी गई है, एवं प्रकृति ये भी आपसे पूछी गई है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इवन बोर्ड के लिए भी।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बोला था ना आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखते जाओ। तो सबसे पहले तो हमें सवाल अच्छे से समझ में आना चाहिए। यहां सर दोनों आवेश है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, बीच में हमें कोई बाहुबली के किस्म का इंसान चाहिए जो दोनों को पकड़ के रखे, दोनों को पकड़ के रखे और खुद भी संतुलन। सोचो बीच वाला आवेश दोनों को पकड़ के तो रखे बट खुद लड़खड़ा रहे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बीच वाला आवेश खुद भी संतुलन की अवस्था में होना चाहिए, मतलब संपूर्ण निकाय जो है वो संतुलन की अवस्था में होना चाहिए। तो हम कहां पर रखेंगे बीच वाले आवेश को? मान लो हम यहां पर रखेंगे, ये दूरी कितनी हो जाएगी? तो इस दूरी को हम मान लेते हैं x। तो हम मान लो Q1 आवेश से x दूरी पर हमारा तीसरा आवेश रखते हैं, यहां पर रखते हैं हम हमारा तीसरा आवेश, ताकि संपूर्ण निकाय किसमें आ जाए? संतुलन। तो अगर यहां से दूरी x होगी और अगर कुल दूरी r है, अगर कुल दूरी कितनी है? r है, तो बताओ ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? ये वाली बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी? बहुत आसान है सर, r में से x को माइनस कर देंगे तो r माइनस x रह जाएगी ये दूरी। कितना आसान हो गया। और क्योंकि ये जो आवेश है ये संतुलन की अवस्था में है, यानी कि इसके ऊपर जो कुल बल है वो जीरो है। अब वो जीरो कैसे है वो देखते हैं अपन। कैसे है जीरो? देखो ये वाला जो आवेश है ये भी इसके ऊपर बल लगा रहा है और ये वाला जो आवेश है ये भी इसके ऊपर बल लगा रहा है। दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत हुए तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और ध्यान रखना इसको भी पकड़ के रखना है, मतलब आकर्षित करना है, और इसको भी पकड़ के रखना है, मतलब इसको आकर्षित करना है। तो ध्यान रखना कि अगर ये आवेश पॉजिटिव हुआ और ये आवेश भी पॉजिटिव हुआ तो पक्का ये वाला आवेश क्या होगा? ये वाला आवेश नेगेटिव होगा, क्योंकि इस आवेश को, इन दोनों आवेशों को आकर्षित करके रखना है। तो इसका आंसर तो मिल गया, प्रकृति का आंसर तो मिल गया, प्रकृति का आंसर तो मिल गया Q1 एवं Q2 के विपरीत होना चाहिए। जो भी Q1 और Q2 का चिन्ह है उसके विपरीत चिन्ह का होना चाहिए। अगर Q1 Q2 धनात्मक है तो बीच वाला आवेश ऋणात्मक होना चाहिए, और अगर Q1 Q2 ऋणात्मक है तो बीच वाला आवेश धनात्मक होना चाहिए। हर एक कहानी समझो, ठीक है? चलो पहली बात तो हो गई। अच्छा, ये इसको आकर्षित कर रहे हैं तो इसकी वजह से बल लगा, ठीक है? इसका नाम रख दिया हमने F1। और ये भी इसको आकर्षित कर रहा है तो इसकी वजह से बल लगा, इसका नाम रख दिया हमने F2। तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा? दोनों विपरीत तो हैं, परिमाण में अगर बराबर हो गए तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो अगर हम संतुलन की अवस्था की बात करें, क्योंकि आज अपन आवेशों के संतुलन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होगा? संतुलन की अवस्था में क्या होगा? F1 और F2 का दिशा तो विपरीत है ही, परिमाण भी आपस में क्या हो जाएगा? एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। चलो रख देते हैं, बराबर कर देते हैं। F1 का मान कितना होगा? इस आवेश और इसके बीच में लगने वाला बल कितना हो जाएगा? K गुणा पहला आवेश गुणा दूसरा आवेश बटे दूरी, दूरी है x, इसका करना है स्क्वायर, वर्ग। और F2 का मतलब क्या हुआ? इसके और इसके बीच में लगने वाला बल, तो ये हो जाएगा आपका K गुणा Q2 गुणा Q डिवाइडेड बाय, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R माइनस एक्स, तो हमने R माइनस एक्स का कर दिया यहां पर स्क्वायर। अब बस हमें इसको हल करना है। तो देखो Q से Q कट गया और K से K कट गया। हम अगर स्क्वायर हटाना चाहें तो दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, तो इधर तो बच जाएगा आपका रूट ऑफ Q1 बटे एक्स, और इधर बच जाएगा आपका रूट ऑफ Q2 बटे R माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको R से मल्टीप्लाई करेंगे तो R गुणा रूट Q1 हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस एक्स गुणा रूट Q1 हो जाएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x गुणा रूट Q2। x को अपन इधर ले आते हैं तो x तो कॉमन आ गया, अंदर रह जाएगा आपका रूट Q1 और प्लस रूट Q2। इसका जो मान है वो किसके बराबर आ जाना चाहिए? R गुणा
रूट Q1 के बराबर आ जाना चाहिए। और यहां से जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो x का मान है वो कितना आ जाएगा, रूट ऑफ Q1 बटे रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 गुणा R के बराबर आ जाएगा। ये बन जाएगा आपका एक बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला। इसको याद करने का तरीका भी बताता हूं मैं। अब हम इतनी डेरिवेशन थोड़ी ना करेंगे, तो खैर बोर्ड में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कर देंगे। न्यूमेरिकल में अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे कि संतुलन की अवस्था में जो तीसरा आवेश है उसकी जिस भी आवेश से दूरी निकालनी, मान लो Q1 से दूरी निकालनी है, Q1 से दूरी निकालनी है, तो जिससे दूरी निकालनी है उसका रूट आएगा ऊपर। Q1 से दूरी निकालनी है तो रूट ऑफ Q1 आएगा ऊपर, दोनों के रूटों का योग आ जाएगा नीचे और कुल दूरी आ जाएगी यहां पर। मान लो अगर कभी आपको Q2 से दूरी निकालनी होती तो तुम क्या करते, रूट ऑफ Q2 ऊपर, नीचे तो दोनों का योग आता ही, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इधर भी R आता। सिर्फ एक चीज बदलेगा, जिससे दूरी निकालनी है उसका रूट आएगा ऊपर। तो ठीक है, कहां रखा जाए, कहां रखा जाए, इसका भी आंसर हमें मिल गया, इसका भी आंसर हमें मिल गया, ये रहा। तो दो चीजों का आंसर तो मिल गया, कहां रखा जाना चाहिए पता पड़ गया, कैसा होना चाहिए, प्रकृति कैसी होनी चाहिए ये भी हमें पता चल गया, ये भी हमें पता चल गया। अब बात करते हैं इसकी, परिमाण कितना होना चाहिए, इस आवेश का परिमाण कितना होना चाहिए। चिन्ह हमने ऑलरेडी बता दिया, अब अपन परिमाण की बात करते हैं। तो हमने देखा कि इस आवेश को रखते ही ये भी संतुलन की अवस्था में है और ये खुद भी संतुलन की अवस्था में। तो अपन इसके ऊपर लगने वाले बल निकालते हैं, इसके ऊपर लगने वाले बल निकालते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब की बार इसके और इसके बीच में जो बल लगेगा वो तो हो जाएगा आपका F1। भाई न्यूटन का तीसरा नियम पता है ना कि दोनों आवेश जब एक दूसरे के ऊपर परस्पर बल लगाते हैं तो ये F1 है तो ये भी F1 होगा, इसका और इसका दोनों का परिमाण क्या हो जाएगा, बराबर। और इसकी वजह से इस पर लगने वाला जो बल होगा इसका हमने नाम रख दिया, क्योंकि दोनों समान प्रकृति के हैं तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इसका नाम रख दिया अपनों ने F1 बिकॉज ऑफ 2, 1 पर 2 की वजह से लगने वाला बल। तो अब अपन यहां पर लिख सकते हैं कि Q1 आवेश जो है ये भी आपका संतुलन की अवस्था में होगा। तो Q1 आवेश के संतुलन के लिए जो शर्त बनेगी, दोनों विपरीत दिशा में तो दिख ही रहे हैं, एक चीज और हो जानी चाहिए कि F1 का और F12 का, इन दोनों का परिमाण आपस में क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। चलो रखो बराबर। तो F1 का परिमाण तो हमें ऑलरेडी पता है, कितना है, K गुणा Q1 गुणा Q बटे X का स्क्वायर, और अब हमारे पास में X का मान भी है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और F12 का मतलब क्या हो जाएगा, K गुणा Q1 गुणा Q2 बटा दोनों के बीच की दूरी है R, तो हमने R का कर दिया स्क्वायर। तो अब देखो यहां से K से K कट गया, Q1 से Q1 कट गया, तो जिसका मान हमें निकालना है वो मान हमारे पास में आ चुका है एक्स स्क्वायर बटे आर स्क्वायर गुणा Q2, एक्स स्क्वायर बटे आर स्क्वायर गुणा Q2। और x का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है, चलो करते हैं। तो Q का मान कितना आ जाएगा, Q का मान आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट ऑफ Q1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, Q1, R का स्क्वायर आ जाएगा R स्क्वायर, नीचे आ जाएगा इन दोनों के योग का मतलब रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2, इन दोनों का वर्ग, और एक R स्क्वायर नीचे पहले से रखा हुआ है, एक R स्क्वायर नीचे पहले से रखा हुआ है, और एक गुणा Q2 जो है वो पहले से रखा हुआ है। हमने सिर्फ x का मान रखा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, और फाइनली हमारे पास में जो Q का मान आया तो वो कितना निकल के आया, तो फाइनली Q का मान आया। और खासकर अपन अभी क्या निकाल रहे हैं, अभी अपन परिमाण निकाल रहे हैं, चिन्ह की बात नहीं कर रहे, चिन्ह अपन ऑलरेडी बता चुके हैं। तो जो परिमाण निकल के आया वो कितना निकल के आया, Q1 Q2, मतलब दोनों आवेशों का
गुणनफल Q1 और Q2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 का वर्ग। ये बन गया हमारा एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा जिसमें दो आवेश दिए जाएंगे और बीच में आवेश रख के आपसे संतुलन के बारे में बात करी जाएगी, तो आपसे यही चीज पूछी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि बीच वाले आवेश की प्रकृति बताओ, आपसे पूछा जाएगा कि बीच वाला आवेश कहां रखा जाना चाहिए ये बताओ, और आपसे पूछा जाएगा कि बीच वाले आवेश का परिमाण बताओ। तीनों का आंसर हमारे पास में आ गया। एक उदाहरण लेते हैं और इस उदाहरण के माध्यम से इस न्यूमेरिकल को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से इस न्यूमेरिकल को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो उदाहरण ये है आपका कि 9 माइक्रोकुलाम का एक आवेश है एवं 16 माइक्रोकुलाम के आवेश परस्पर 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक है, तीसरे आवेश की प्रकृति, परिमाण एवं स्थिति। स्थिति का मतलब हो गया कहां रखा जाना चाहिए, है ना। तो मैं शॉर्ट में बना रहा हूं क्वेश्चन, कहां रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो तीसरे आवेश की प्रकृति, परिमाण एवं स्थिति बताइए जिसकी वजह से संपूर्ण निकाय जो है, संपूर्ण निकाय संतुलन की अवस्था में आ जाए। संपूर्ण निकाय संतुलन नहीं लिखा जा रहा, संतुलन में आ जाए। ठीक है, तो जैसे ही आपने सवाल को पढ़ा तो सबसे पहली चीज आपको मुझे बतानी है कि जैसे ही आपने सवाल को पढ़ा आप तुरंत पहचान लोगे कि हाँ यार ये सवाल तो सर ने करवाया हुआ है और इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। सर ने यही तो बताया था कि एक आवेश आपको दे रखा है Q1 बराबर 9 माइक्रोकुलाम, एक आवेश आपको दे रखा है Q2 बराबर 16 माइक्रोकुलाम, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है आपको कितनी 14 सेंटीमीटर, तो R बराबर 14 सेंटीमीटर दे रखा है। और बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ तीसरा आवेश कहां रखा जाना चाहिए। जो तीसरा आवेश है, ठीक है, Q, ये कहां रखा जाना चाहिए, ये तो आपसे पूछा गया। तो मान लो Q1 से x दूरी पर रखा जाना चाहिए, तो सबसे पहले तो अपन x का मान निकाल सकते हैं, हमारे पास में फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं प्रकृति की। तो प्रकृति का मैंने आंसर क्या बताया था, Q1 एवं Q2 के विपरीत, Q1 एवं Q2 के विपरीत, Q1 एवं Q2 के विपरीत। तो ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो प्रकृति तो क्या हो जाएगी इसकी, ऋणात्मक हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। पहली चीज कि प्रकृति क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। दूसरा, स्थिति कहां रखा जाना चाहिए। तो स्थिति का मतलब है हम Q1 से दूरी निकाल देते हैं, तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास में x बराबर
जिस आवेश से दूरी निकालनी है उसका रूट आएगा ऊपर, तो रूट ऑफ 9 आएगा ऊपर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 9 प्लस रूट ऑफ 16 गुणा कुल दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। तो रूट ऑफ 9 का मतलब क्या हो गया, रूट ऑफ 9 का मतलब हो गया 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 गुणा 14 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 3/7 गुणा 14 सेंटीमीटर। 7 से 14 सेंटीमीटर गया 2 बार, तो ये आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो ये जो आवेश है इससे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए इस आवेश को। तो प्रकृति ज्ञात कर ली, स्थिति ज्ञात कर ली, अब बारी आती है किसकी, परिमाण की। तो परिमाण के लिए भी हमारे पास में फॉर्मूला था Q बराबर दोनों आवेशों का गुणनफल बटे रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 का वर्ग, रूट ऑफ Q2 का वर्ग। तो Q1 Q2 का मतलब क्या हो गया, Q1 Q2 का मतलब हो गया 9 गुणा 16, और नीचे रूट ऑफ Q1 का मतलब क्या हुआ 3, रूट ऑफ Q2 का मतलब क्या हुआ 4, और इसका करना है हमें वर्ग। तो 16 इंटू 9 करोगे तो 144 आ जाएगा, और 4 और 3 7, 7 का वर्ग करोगे तो नीचे आ जाएगा 49 कूलाम। 144 डिवाइडेड बाय 49 कूलाम। तो ओवरऑल Q का मान कितना होना चाहिए, तो ओवरऑल Q का मान कितना होना चाहिए, ओवरऑल Q का मान होना चाहिए नेगेटिव 144/49 कूलाम। इतना आवेश हमें बीच में रखना होगा, तब जाके ये संपूर्ण निकाय जो है वो संतुलन की अवस्था में आ जाएगा, तब जाके ये संपूर्ण निकाय संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जो कि अक्सर बोर्ड के और अन्य एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। आई होप बड़ी आसानी से आप इस तरीके के सवाल अब कर सकते हो। तो एक बार सारे के सारे बच्चे मुझे बताओ कमेंट्स के अंदर, मजा आ रहा है यहां तक, एकदम मक्खन सारी की सारी चीजें एकदम अच्छे से चीजें समझ में आनी चाहिए। देखो, और अब आपको ना डिफरेंस भी महसूस होने लगेगा कि ना तो आपके स्कूल में इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, और ना ही हिंदी माध्यम का कोई भी आप प्लेटफॉर्म उठा के देख लो जहां पर आपको इस मकसद के साथ में, इस दिशा के अंदर पढ़ाया जाएगा। तो आपको एक गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, आपको एक खुशकिस्मती की अनुभूति होनी चाहिए कि आप फाइनली ऐसे हाथों में हो जो कि आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा, हर एक चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी, तो ऑटोमेटिकली मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ये भावनाएं उत्पन्न हो रही होगी, राइट। तो एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है सारे बच्चों को, है ना। और मैंने फिर बोला कि आपको हर लेक्चर को 2 बार देखना चाहिए, एक बार लाइव, ठीक है, और एक बार फास्ट फॉरवर्ड मोड के अंदर आपको फ्रीक्वेंट फटाफट चीजें रिवाइज कर लेनी चाहिए, तब जाके आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक, अब अपन एक और चीज करते हैं, ठीक है, यहीं पर नहीं आ जाए वो, हाँ अपन एक और चीज करते हैं। देखो, आपको है ना कोई भी सममित आकृति दी जाए, कोई भी सममित आकृति दे दी जाए, जैसे मान लो आपको मैंने एक त्रिभुज दे दिया, मैंने आपको एक त्रिभुज दे दिया, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये हो गया समबाहु त्रिभुज, ठीक है, और इसके तीनों शीर्षों पर इसकी ये वाली दूरी भी कितनी है, a है, और इसकी ये वाली दूरी भी, सब दूरियां a है, ये भी इसकी दूरी कितनी है, ये दूरी भी इसकी a है, और ये दूरी भी इसकी a है, समबाहु त्रिभुज हो गया। अगर इसके तीनों शीर्षों पर समान आवेश रखा हुआ हो, यहां पर भी Q आवेश रखा हुआ है, यहां पर भी Q आवेश रखा हुआ है, और यहां पर भी क्या रखा हुआ है, कैपिटल Q आवेश रखा हुआ है, तो सममित आकृति के शीर्षों पर यदि समान आवेश रखा हुआ हो, ठीक है, तो जो बीच वाला बिंदु है, जो इसका केंद्र है, जो इसका केंद्र है, वो सदैव किसको प्रदर्शित करता है, ये सदैव उदासीन बिंदु को प्रदर्शित करता है। सदैव किसको प्रदर्शित करता है, उदासीन बिंदु को प्रदर्शित करता है। सर उदासीन बिंदु का मतलब क्या हुआ,
उदासीन बिंदु का मतलब ये हुआ कि जिस बिंदु पर रखे आवेश पर बल कितना हो जाए, बल हो जाए आपका 0। मतलब इस बिंदु पर आप कोई भी आवेश रख लो, उस आवेश पर बल सदैव कितना होगा, 0 होगा। सर कैसे, एक बार चेक करते हैं क्या वाकई 0 होगा या नहीं होगा। तो मान लो अपन यहां पर एक आवेश रख देते हैं Q, मान लो अपन यहां पर एक आवेश रख देते हैं Q, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक आवेश रख दिया Q, ठीक है, लिखा नहीं है, रख दिया, ठीक है। तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि जैसे आपने Q आवेश रखा है यहां पर, ठीक है, तो इस जगह पर आपने Q आवेश रख दिया, इस जगह पर आपने Q आवेश रख दिया, ठीक है। मैं अंदर नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी घिचपिच हो जाएगी। मैंने आप यहां पे Q आवेश, अब मैं देखना चाहता हूं कि यहां पर वाकई बल 0 होगा क्या। तो आप देखो, मान लो धनात्मक है, ये तीनों भी धनात्मक है और ये आवेश भी धनात्मक है। तो एक तो ये वाला आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा, तो आवेश बल लगाएगा तो इस दिशा में बल लगेगा, ठीक है। एक ये वाला आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा तो इस दिशा में बल लगेगा, इस दिशा में बल लगेगा, ठीक है। अब और ये वाला आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा तो इसके ऊपर बल लगेगा कितना, इस दिशा के अंदर, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि ये वाली दूरी भी x होगी, ये वाली दूरी भी x होगी और ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तीनों दूरियां क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इस बल का मान भी F बराबर K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर होगा। इस बल का मान भी F बराबर K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इस बल का मान भी F बराबर K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और नोटिस करो, समबाहु त्रिभुज में ये जो कोण होता है ये 60 डिग्री होता है, तो ये आधा 30 और ये आधा 30 हो जाएगा। ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये वाला कोण हो जाएगा 60 और ये वाला कोण भी हो जाएगा 60। तो कुल मिला के ये जो कोण होता है, ये वाला जो कोण होता है, ये वाला कोण होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप F1 और F2, ये नाम रख दिया F1 और ये नाम रख दिया F2 और ये नाम रख दिया F3, तो अगर आप F1 एवं F2 का परिणामी निकालोगे, F1 और F2 का क्या निकालोगे, परिणामी, इन दोनों का अगर तुम परिणामी निकालोगे, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हमने देखा दोनों का परिमाण बराबर है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 गुणा दोनों में से किसी भी एक का परिमाण ले लो, ले लिया तुमने, ठीक है, गुणा दोनों के बीच का जो एंगल है उसका आधा, तो cos 120 डिग्री का आधा मतलब cos 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 गुणा k गुणा कैपिटल Q गुणा स्मॉल q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2 से 1/2 चला गया तो बचेगा k कैपिटल Q स्मॉल q बटे एक्स स्क्वायर, ये होगा। तो हमने देखा कि जो F1 और F2 का परिणामी है, F1 और F2 का परिणामी है, ये खुद F3 के बराबर, ये खुद F3 के बराबर एवं विपरीत है, एवं विपरीत है। विपरीत का कैसे पता चला, एवं विपरीत है, विपरीत का कैसे पता चला, इसका और इसका जो परिणामी आएगा वो ऊपर की दिशा में आएगा और F3 नीचे की दिशा में, यानी कि F1 F2 और F3 आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। यानी कि F1 F2 और F3 ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे। और ये सिर्फ त्रिभुज की बात नहीं कर रहा मैं, त्रिभुज का तो हमने उदाहरण लिया है। आप कोई सी भी सममित आकृति उठा लो, कोई सी भी, किसी भी सममित आकृति के लिए यह नियम लागू होगा
कि सममित आकृति के शीर्षों पर यदि समान आवेश रखा हुआ हो, या यूं कह लो कि आवेश सममित रूप से वितरित हो, सममित रूप से वितरित हो, तो केंद्र पर सदैव क्या मिलेगा तुम्हें? उदासीन बिंदु मिलेगा। ठीक है, तो इसको नियम के तौर पर हम लोग याद रख सकते हैं कि सममित आवेश व्यवस्था के केंद्र पर रखा आवेश जो होता है वो सदैव संतुलन की अवस्था में होता है, हमेशा संतुलन की अवस्था में होता है। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो कि जैसे मान लो आपको एक वर्ग दे रखा है, ठीक है, ये रहा आपका वर्ग, ये रहा आपका वर्ग, यहां पर भी कैपिटल क्यू रखा हुआ है, यहां पर भी कैपिटल क्यू रखा हुआ है, यहां पर भी कैपिटल क्यू रखा हुआ है, और यहां पर भी कैपिटल क्यू रखा हुआ है। और आपसे पूछा जाए कि बताओ केंद्र पर जो क्यू आवेश रखा हुआ है, तो आपसे पूछा जाए कि बताओ क्यू पर बल कितना होगा। तो अब आपको इतनी गणना करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको ये नियम पता है, आपको ये नियम पता है, आपको ये नियम पता है कि सममित आवेश व्यवस्था के केंद्र पर सदैव बल जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। तो Q पर जो बल होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 0। एक और उदाहरण लो, मान लो मैंने कहा कि एक घन है, एक घन है इस तरीके का, ठीक है, और इस घन के सभी शीर्षों पर समान आवेश रखा हुआ है। यहां पर भी Q रखा हुआ है, यहां पर भी Q रखा हुआ है, इधर भी Q रखा हुआ है, इधर भी Q, इस जगह पर Q, इस जगह पर Q, इस जगह पर Q, और पीछे वाला जो शीर्ष है इस शीर्ष पर भी कितना कौन रखा हुआ है? Q रखा हुआ है। तो बताओ इसके केंद्र पर जो आवेश रखा हुआ होगा, स्मॉल q आवेश जो होगा, ठीक है, तो आपसे बताया, पूछा जाएगा कि बताओ Q पर बल कितना होगा, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 0। सममित आवेश व्यवस्था के केंद्र पर सदैव जो बल लगता है या रखा आवेश जो होता है वो सदैव संतुलन की अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये जो बिंदु है उदासीन बिंदु कहलाता है। वह बिंदु जिस पर आवेश को रखने पर कोई बल महसूस ना हो, ऐसा बिंदु क्या कहलाता है? उदासीन बिंदु कहलाता है। और अभी उदासीन बिंदु का बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो यहां पर जो आप देख रहे थे ना, इस जगह पर जो पिछली वाली हमने 2 आवेशों वाला एग्जाम्पल लिया था जिसमें हम स्थिति ज्ञात कर रहे थे, वो भी उदासीन बिंदु की स्थिति कहलाती है। जब अपन विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तब उदासीन बिंदु को अपन और अच्छे तरीके से परिभाषित करेंगे। बट फिलहाल इस नियम का हमारे लिए क्या उपयोग है? तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, दिए गए चित्र में कैपिटल Q आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करो। तो हमने देखा कि यार ये तो हेक्सागन है, षटकोण है और समषटभुज है, ठीक है, सारी भुजाओं की लंबाई कितनी है? a है। अगर इसके प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश होता तब तो अपन डायरेक्ट आंसर कर देते कि इसके ऊपर कुल बल कितना लगेगा? 0 लगेगा। लेकिन अब थोड़ा सवाल घुमा दिया गया है, प्रत्येक शीर्ष पर आवेश नहीं रखा, ठीक है, तो जिस शीर्ष पर आवेश नहीं रखा हुआ उस शीर्ष पर अगर हम आवेश रख दें तो यह संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। भाई अगर इस शीर्ष पर हम रख दें अपनी तरफ से आवेश, अगर हम अपनी तरफ से Q आवेश रख दें, ठीक है, तो ये जो आवेश है ये संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। इसका मतलब इन 5 के द्वारा लगने वाला जो बल है इस दिशा में, ठीक है, और इस आवेश के द्वारा जो लगने वाला बल है इस दिशा में, ये सदैव एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो F जो पहले से रखे हैं, ठीक है, उनका जो कुल बल है, और F जो हमने रखा है, जो हमने रखा है, ये आवेश हमने रखा है, क्योंकि अब सममित व्यवस्था बन गई ना, तो अब कुल बल 0 होना चाहिए। तो पक्का क्या हुआ होगा अंदर ही अंदर कि इन 5 का मिला के जो बल था वो पक्का इससे क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कि पहले से रखे, ठीक है, पहले से रखे गए 5 आवेशों का, 5 आवेशों का कुल बल जो होगा, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा?
वो हमारे द्वारा रखे गए छठे आवेश के बल के बराबर हो जाएगा। यानी कि डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं, बिना पेन उठाए डायरेक्ट मुंह जबानी कर सकते हो। K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय सम षटभुज के अंदर ये जो दूरी होती है ये भी कितनी होती है, भुजा के बराबर होती है। तो भुजा अगर a है तो ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी, a। तो आंसर आ जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे दिमाग लगाना आपको आना चाहिए। ये अगर जिस दिन आपको उपयोग करना आ गया ना कि हाँ यार हमने पढ़ा तो था कि सममित व्यवस्था के केंद्र पर आवेश रखा जाए तो उस पर कुल बल 0 होता है। अब तुम्हें दिमाग लगाना है कि यार यहाँ पे तो नहीं रखे हुए हर शीर्ष पर आवेश, कोई बात नहीं, अब दिमाग लगाओ यार अपन अपनी तरफ से आवेश रख दें तो संतुलन की अवस्था हो जाएगी। इसका मतलब पक्का पहले से जो 5 आवेश लगा रहे थे बल, उसको हमारे द्वारा रखा गया छठा आवेश क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। बस वहीं से हमारा जवाब आ गया और हम बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसको देखने का एक और तरीका है, आप इसकी वजह से बल निकालोगे इस तरफ, इसकी वजह से बल निकालोगे इस तरफ, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसकी वजह से बल निकालोगे इस तरफ, इसकी वजह से बल निकालोगे इस तरफ, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। आमने सामने वाले आवेश एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त। तो बचेगा ये वाला आवेश, और इसकी वजह से जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा, K इंटू पहला आवेश दूसरा आवेश बटे दूरी का स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके हैं तुम्हारे पास में करने के, राइट। तो समय मैं ज्यादा नहीं लूंगा और आज के लिए इतना ही हमने प्लान किया है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आज एक ऐसा लेक्चर हमने बना लिया है, फाइनली एक ऐसा हमने लेक्चर तैयार कर लिया है जिस लेक्चर को जितनी भी बार आप देखोगे, जब भी आप देखोगे, आपको एक गर्व की अनुभूति होगी। आपको सच में बहुत अच्छा महसूस होगा कि शायद आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जो कि हिंदी माध्यम के बच्चों के अंदर भी वही आत्मविश्वास का संचार करने की कोशिश कर रहा है जो कि कोटा जैसे या दिल्ली या फिर बेंगलोर जैसे बड़े शहरों के अंदर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था दी जाती है। तो कोई हिंदी के अंदर भी ऐसा प्रयास कर रहा है, इसको जानकर, इसको महसूस करके आपको भी गर्व की अनुभूति होगी, राइट। तो फिलहाल मैं आप सभी बच्चों से अलविदा चाहूंगा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार कि आप इन लेक्चर्स को लाइव अटेंड करते हैं और भी बच्चों के साथ में शेयर करते हैं। अगर नहीं करते तो आप किया करो, क्योंकि आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करोगे तो हमारी ये जो मुहिम है इसका आकार बढ़ता चला जाएगा और हम और ज़्यादा बच्चों तक पहुंचते चले जाएंगे। कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना क्लास आपको कैसी लगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।